हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के सिलेबस को। साथ में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताऊंगी जो कि आपको करके ही जाने हैं, आप उनको स्किप नहीं कर सकते। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस के रिगार्डिंग। सो आपका जो एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का सिलेबस होता है वो होती है आपकी 11th-12th की पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, अगर मैं बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की बात करूँ तो उसमें जीके भी ऐड हो जाती है। जीके 10 मार्क की होती है, जिसमें कि आपका करंट अफेयर हो सकता है, रीजनिंग हो सकती है एंड जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स के बारे में तो उनका 90 मार्क्स का पेपर होता है और बीएससी नर्सिंग का 100 मार्क्स का पेपर होता है। 10 मार्क्स की आपकी जीके आती है एडिशनल, वो मैंने बता दिया है, और 30-30 की आपकी पीसीबी आती है। सो जो कुछ पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं, पैरामेडिकल वो स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं जिनके पास 11th एंड 12th में मैथ्स हो, यानी कि पीसीएम हो। पीसीएम भी तो कर ही सकते हैं, लेकिन जिसके पास सिर्फ पीसीएम है वो भी इसको कर सकते हैं। ये बात आपको पता होगी, नोटिफिकेशन में आपको क्लियरली ये चीज़ें मेंशन हैं, मैंने भी डिस्कस किया हुआ है वीडियो में। तो गाइज, अभी पैरामेडिकल के बारे में मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे बता दूँ। अब कोई स्टूडेंट है वो पीसीएम से है और वो पैरामेडिकल करना चाहता है, कोई स्टूडेंट 12th क्लास का। सो अब ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो कॉमन हो गई, 30 क्वेश्चन इससे आएंगे एंड 30 क्वेश्चन इससे आएंगे। ठीक है, अब उनको बायो का बी भी नहीं आता है। ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि उन्होंने 11th एंड 12th में कम्प्लीटली मैथ को फॉलो किया है तो उनको बायो नहीं आती होगी। ठीक है, सो एक और बात मैं यहाँ बता दूँ, आप ऐसा नहीं है कि इस एग्जाम में तुक्का मार दोगे तो काम चल जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इज़ देयर। सो आपका नेगेटिव मार्किंग है तो आप तुक्का तो मार नहीं सकते। इस वजह से मैं उन स्टूडेंट्स को भी सलाह दूंगी कि आप एटलीस्ट 1-2 बार एनसीईआरटी रीड आउट कर लो, भी आपके पास टाइम है, आपकी एनसीईआरटी हो जाएगी। ठीक है, इतना कुछ हाई फाई क्वेश्चन नहीं होंगे, ईजी क्वेश्चन होंगे लाइन टू लाइन, तो आप कर सकते हो। सो गाइस, जो भी पीसीएम वाले स्टूडेंट हैं, अगर उनको पैरामेडिकल करना है और सोच रहे हैं कि हम बायोलॉजी को स्किप कर देंगे, हमें फिजिक्स केमिस्ट्री आती है और हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि पीसीएमबी से एग्जाम देते हैं, कुछ पीसीबी से देते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम पीसीबी वाले होंगे, तो उनकी बायोलॉजी भी अच्छी होगी एंड केमिस्ट्री भी अच्छी होगी। फिजिक्स में मे बी उनकी अच्छी हो या ना हो, लेकिन उनकी ये दोनों चीज़ें अच्छी होंगी। ओके, सो आप लोगों को भी बायोलॉजी के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि लास्ट में आपकी कट ऑफ के ऊपर ही आपका सिलेक्शन होगा। ओके, कट ऑफ डिपेंड करेगी आपका सिलेक्शन, इसी वजह से मैं बोल रही हूँ आपको सिर्फ पीसी की बजाय बायोलॉजी पे भी ध्यान देना होगा। थोड़ा सा पढ़ लो, बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए मैं नहीं बोल रही, बस एनसीईआरटी से एक बार गो थ्रू हो जाओ, ताकि जो क्वेश्चन आए उनको आप एक बार सोल्व कर पाओ। सो गाइस, मैंने आपको एमसीपीएस नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का जो भी सिलेबस है वो बता दिया, दैट इज 11th-12th की एनसीईआरटी ऑफ पीसीबी। ठीक है, अब मैं आपको इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है पीसीबी के, जो आपको करके ही जाने हैं, वो बताऊंगी। पर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उन्हीं चैप्टर को कर रहे हो और बाकी चैप्टर को छोड़ रहे हो, क्योंकि गाइस ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि जो मैं आपको चैप्टर बता रही हूँ सिर्फ उन्हीं से ही क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि अगर आपने एम्स के जो एमबीबीएस वाले पेपर देखे होंगे प्रीवियस, उसमें आपको आपने नोटिस किया होगा या फिर बहुत सारी वीडियो में भी आपको ये बताया जाता है कि जो एम्स एमबीबीएस के पेपर्स होते हैं, उसमें जो एम्स से मान लो अब की बार आपको मोरफो से 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वहाँ से एक भी क्वेश्चन ना आए। एम्स वाले कभी भी एक चैप्टर को इक्वल वेटेज नहीं देते हैं कई सालों तक, या फिर नेक्स्ट ईयर भी ना दें। तो एम्स का ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि इस चैप्टर से ज़्यादा आएंगे, इससे कम आएंगे या इससे नहीं आएंगे। तो आप लोगों को हर एक चैप्टर को इक्वल वेटेज के साथ लेकर चलना है और सारे चैप्टर को अच्छे से करना है। ओके, इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूं आपको, जो 11th एंड 12th की पीसीबी होती है, उसमें से जो 12th का पोर्शन होता है वो ज़्यादा आता है। 60% वेटेज होता है आपका 12th का एंड 40% वेटेज होता है आपका 11th का। सो यानी कि अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 60 क्वेश्चन उसमें से आपके 12th के होंगे एंड 40 क्वेश्चन उसमें से आपके 11th के होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर। सो गाइस, अभी अगर मैं बात करूँ बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी में आपका कौन कौन सा चैप्टर है। सो सबसे पहले बात करते हैं 11th के बारे में, फिर करेंगे 12th की बात। सो 11th में आपकी जो ह्यूमन फिजियो है सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी 11th में। उसके बाद सेल वाली जो यूनिट है, उसमें जो सेल यूनिट ऑफ लाइफ एंड द सेल साइकिल, ये दो चैप्टर हैं, ये दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसके बाद 12th में आपकी इकोलॉजी जो यूनिट है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जेनेटिक्स है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें फिर आपका ह्यूमन वेलफेयर का जो चैप्टर, उसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, अब गाइस, ये वो चैप्टर्स, वो यूनिट्स मैंने आपको बताई हैं जो कि आपको बहुत ज़रूरी है करना। ऐसा नहीं है अब जो चीज़ें मैंने यहाँ पे नहीं बताई उनसे आप उनको आप पढ़ो ही ना, वो भी करनी है। पर मेरे अकॉर्डिंग ये जो चैप्टर्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए। इन चैप्टर्स को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, और वैसे मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है कि 12th का आपका 60% सिलेबस आता है एंड 11th का आपका 40% आता है, यानी कि 12th का ज़्यादा पोर्शन आता है। ठीक है, उसके बावजूद मैंने 12th में से आपका रिप्रोडक्शन नहीं बताया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको नहीं करोगे, आपको करना सारा ही है। ज़्यादा ध्यान इन चीज़ों पर लगाना। ओके, सो गाइस, अभी हम बात करते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बारे में। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मोस्टली बच्चों का डाउट रहता है कि कहाँ से करें और क्या चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो बेसिकली जो फिजिक्स है उसमें आपकी 11th में थर्मल फिजिक्स, रोटेशन और COM, सेंटर ऑफ मास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। 12th की फिजिक्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं? सेमी कंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद AC जो अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर है, कैपेसिटर जो चैप्टर है, ये जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, इन पे ज़्यादा ध्यान देना है। जो मैंने नहीं बताए चैप्टर, उन पे ऐसा नहीं कि वो नहीं करने, उन पे ध्यान देना है अकॉर्डिंगली, लेकिन यहाँ आपको ये चैप्टर जो है 100% करने हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में।
केमिस्ट्री में आपके मेजॉरिटी होती है आपकी फिजिकल की। फिजिकल आपको अच्छे से करनी है। फिजिकल का जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड आपका केमिकल काइनेटिक्स, ये जो 3 चैप्टर हैं 2020 में इनसे बहुत क्वेश्चन बने थे, तो ये तो आप अच्छे से करना ही करना। साथ में थोड़े से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे आपका सोल्यूशन हो गया, सोल्यूशन से भी क्वेश्चन था आपका 2020 में। एंड आपका सरफेस केमिस्ट्री हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्मो केमिस्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पी ब्लॉक में एक टेबल गिवन है आपका एनसीईआरटी में, डायरेक्ट उससे क्वेश्चन आया था। रेड फॉस्फोरस एंड वाइट फॉस्फोरस के बारे में जो आपको डिफरेंस की टेबल गिवन है उससे क्वेश्चन बना था। एंड जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन आया था। कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करना है उसको भी। केमिकल बॉन्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनिक के बारे में। ऑर्गेनिक में जो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चारों जो छोटे छोटे चैप्टर हैं ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोकार्बन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो आपके एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन होते हैं ये बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको भी अच्छे से कर। सो गाइस, अभी मैंने इस वीडियो में आपको जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो बता दिए हैं। अभी आप लोगों को मैं इस वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी कि आप लोगों को 40 डेज़ में कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। 40 डेज़ में सिलेबस को कंप्लीट करो, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास 40 डेज़ होंगे उनमें उस चीज़ को रिवाइज करना। अभी 40 डेज़ में आपको सिलेबस याद नहीं करना है, आपको बस गो थ्रू होना है आपके सिलेबस से, ताकि आपको 40 डेज़ बाद ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैंने एक बार सिलेबस तो कंप्लीट कर रखा है, ताकि जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए किसी चैप्टर का तो आपको ये ना लगे कि मैंने तो ये पढ़ ही नहीं रखा। आपको हर एक चीज़ सोल्व करनी है, ताकि आपको मतलब कि जो ये 40 डेज़ मिल रहे हैं इसमें से बस एक बार आपको, जैसे बायो का कोई चैप्टर है आप रीड आउट कर रहे हो, तो बस जो आप रीड आउट कर रहे हो तो हर एक चीज़ को समझते हुए चलो और उसको अंडरलाइन करते हुए चलो। मैं ये याद करने के लिए नहीं बोल रही हूँ इन 40 डेज़ में, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं। फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल है उसका कॉन्सेप्ट समझ लो बस, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें करो, ठीक है। जब आप 40 डेज़ में इन चीज़ों को कर लोगे तो आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट जो आपके पास 30 डेज़ होंगे उनमें आप सारे फॉर्मूला जो है, सारे रिएक्शंस हैं, सारे टर्म्स जो बायोलॉजी में है, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। 30 डेज़ में आप उसको अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करो। जब आप लिख लिख के हर चीज़ को याद करोगे 30 दिनों में हो जाएंगी। और 30 दिनों में कैसे होंगी, आपको ये कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ हमने कम से कम सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, बस मुझे याद करना है। ये चीज़ें आपने दूसरी बार इस चीज़ का आप रिवीजन कर रहे हो ऐसे मान के चलोगे आप फिर, ठीक है। सो इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है आप पहले 40 डेज़ में एक बार गो थ्रू हो जाओ। अब पूरा जो 11th-12th का सिलेबस है उससे कैसे गो थ्रू हुई 40 डेज़ में। सो गाइस, जब आप देखोगे तो जैसे मान लो मैं बायो का एग्जांपल आपको देती हूँ। बायो में आपके टोटल 10 यूनिट्स हैं, एक यूनिट में मैक्सिमम 4-5 चैप्टर हैं, और अगर ह्यूमन फिजियो की बात करें तो 7-8 चैप्टर हैं, है ना। लेकिन उनमें आपको ये नहीं है, जैसे ह्यूमन फिजियो बड़ी है, बड़ी यूनिट है, तो आप उसको 2 दिन में एक यूनिट को करो, ठीक है। लेकिन अभी आपको ऐसा है कि आपको 10 से 12 10 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है। सो 10 घंटों में आपको ऐसे नहीं है कि आप एक ही चैप्टर को लेकर बैठे हो, आपको ये टारगेट सेट करना है कि आपको ये जो हमारे जैसे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर है, इसमें मैं सिर्फ 3 घंटे में इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगी एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट उठाऊंगी। तो ऐसे आप एक दिन में 3 से 4 चैप्टर पढ़ सकते हो। सो इससे आपकी जो बायोलॉजी है वो 12 से 13 दिन में अच्छे से हो जाएगी। एंड अगर आप ऐसे ही फिजिक्स को करोगे, फिजिक्स में टोटल 27 चैप्टर हैं, रोज़ के बस 2 चैप्टर करने हैं, आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझना है। मैं वापस से बोल रही हूँ, आपको याद नहीं करना है। जब आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है, समझना है, चीज़ें बस देखनी है, गो थ्रू होना है, तो उसमें कम टाइम लगता है, याद करने में ज़्यादा टाइम लगता है। जब आप दोबारा चीज़ें पढ़ोगे तो वो चीज़ें अच्छे से जल्दी जल्दी याद भी हो जाएंगी आपको, और आपको लगेगा कि ये चीज़ तो मैंने कर रखी है, तो उसमें कम टाइम लगेगा, ठीक है। सो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो इसको एक मैं आपको और अच्छे वे में समझाती हूँ। सो गाइज़, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे मैंने ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख रखा है, ठीक है। सो एक मिनट मैं ये चेंज कर लेती हूँ, दिख नहीं रहा। जैसे 1 2 3 4 मैंने ऐसे लिख रखा है। अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने यहाँ पे पहले बायो लिखी है, फिर फिजिक्स के चैप्टर है, फिर केमिस्ट्री है, फिर ये रिपीटेड है बायो फिजिक्स केमिस्ट्री। फिर यानी कि मैं इस दिन सिर्फ बायो पढ़ूंगी। इकोलॉजी के 4 चैप्टर है, मेरे एक दिन में 4 चैप्टर मुझे पढ़ने हैं, मतलब पढ़ने हैं, क्योंकि एक चैप्टर में मान के चलो अगर 3 घंटे लग रहे हैं तो मुझे जो चारों चैप्टर पढ़ने में सिर्फ 12 घंटे तो लगेंगे। आपको ये फिक्स करना है, कम से कम अगर 12 घंटे अभी आप पढ़ोगे तब जाकर सिलेक्शन होगा, ठीक है। आप ऐसे एक पेपर पे इन चीज़ों को लिख लो कि आपको बायो ये चीज़ करनी है, फिजिक्स के ये 2 चैप्टर करने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। ऐसे आप एक पेपर की फॉर्म में हर एक डे को लिखो एंड उसके सामने उसकी जो आपको चीज़ें करनी है उनको लिखो। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जैसे फर्स्ट डे उसको इकोलॉजी, सेकंड डे उसको सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन, थर्ड डे से केमिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा अगर आप पीछे वाला रिवाइज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। सो अगर आप देखोगे कि 40 डेज़ का मैंने ये पूरा सिलेबस कवर कर रखा है और इसमें मुझे कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस 2 चैप्टर पढ़ने हैं। बायोलॉजी के हो सकता है 4 चैप्टर हो जाए, लेकिन फिजिक्स के सिर्फ 2 हैं, केमिस्ट्री के भी सिर्फ 2 हैं। केमिस्ट्री का कोई बहुत छोटा चैप्टर हो गया, जैसे बायोमोलिक्यूल है, पॉलीमर है। सो इनमें थोड़ा सा ज़्यादा हमने क्या कर रखा है, चैप्टर ले रखें, क्योंकि चैप्टर छोटे छोटे इनमें कम टाइम लगेगा। ये 1 घंटे में एक चैप्टर इजीली हो जाता है। सो गाइस, आपको ऐसे अपना बनाना है खुद से, ऐसा नहीं कि मैंने जो चीज़ जहाँ सेट कर रखी है आप उसी को लो। आप खुद से प्रिपेयर करो, क्योंकि आपको पता है कि आपका कौन सा चीज़ें स्ट्रॉन्ग है, वीक है, उसके हिसाब से भी करो। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको 3 कैटेगरी बनाने को बोला था, ऐसे ही कैटेगरी बेसिस पे इस चीज़ को बनाना एंड फॉलो करना, और आपका 40 डेज़ में ये सिलेबस पूरा हो जाएगा, ठीक है। वो तब होगा जब आप 12 घंटे रोज़ पढ़ोगे। सोचने से तो कुछ भी नहीं होने वाला, पत्ता भी नहीं हिलेगा। अगर आप सिर्फ ये प्लान बना लोगे 40 डेज़ में आपने ऐसे पेपर पर लिख लिया हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हो जाएंगे, ओके। आपको पढ़ना पड़ेगा। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। एंड एक और बात गाइस, अगर आपको अभी सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स हैं तो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई टिप चाहिए है, लाइक किसी भी आपके सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है कि उसके रिलेटेड वीडियो बनाई दी, तो आप मुझे कमेंट में बता दो, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगी, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।